Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi grammar. Topic will be हिंदी निबंध, हिंदी विषय। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको हिंदी विषय के अंतर्गत, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम निबंध लेखन के बारे में बताएंगे कि निबंध लेखन में हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और निबंध कैसा होना चाहिए। तो चलते हैं निबंध लेखन की ओर। तो प्रकरण है निबंध लेखन। तो यहाँ पर निबंध लेखन ये परीक्षा में पूछा जाता है। लगभग 200 से 250 शब्द में निबंध लिखने को कहा जाता है और उत्तर पुस्तिका के एक पृष्ठ में लगभग 600 शब्द आते हैं। तब विद्यार्थी लगभग 1/3 पृष्ठ में निबंध को लिखना होता है। इसके लिए अधिक निबंध याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो निबंध को बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मौलिक चिंतन के द्वारा आप निबंध को लिख सकते हैं। निबंध गद्य की एक आधुनिक विधा है। विचारों और भावों को अच्छी प्रकार से गठित करके लिखित रूप में प्रस्तुत करना ही निबंध लेखन कहलाता है। तो विचारों एवं भावों को अच्छी प्रकार गठित करके लिखना निबंध कहलाता है। निबंध विचारों की अभिव्यक्ति है निबंध। जैसा कि नाम अच्छी तरह विचारों को गठित करके लिखना ये निबंध कहलाता है। तो निबंध संक्षिप्तता के साथ ही स्पष्टता का भाव निहित होता है। निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। निबंध लिखने वाले का क्या व्यक्तित्व है, उसकी छाप उसके निबंध में दिखाई देती है। तो निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। ये भी एक इसकी विशेषता है कि निबंध में लेखक के व्यक्तित्व की छाप दिखाई पड़ती है। गद्य कवि नाम दीक्षम बदंती। गद्य ही जो होता है कवियों के लिए कसौटी होती है, तो मानक होता है उनके लिए, उनकी जो होता है परीक्षा होती है। तो गद्य लिखना आसान बात नहीं है। उसमें कर्ता क्रियाक्रम और सुंदर शब्दों का चयन करना होता है। निबंध में भी हम ऐसे ही सुंदर शब्दों का चयन करके अपने भावों को व्यक्त करते हैं। निबंध का के व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। निबंध में लेखक किसी विषय से संबंधित विचार या भाव सीमित आकार में इस प्रकार प्रकट करता है कि पाठक के मन पर अपना प्रभाव अंकित कर सके। दूसरा है विचारों को इस प्रकार प्रकट किया जाए कि वह पाठक पढ़ने वाले के मन पटल पर अंकित हो जाए। तो निबंध इस प्रकार होना चाहिए कि पाठक के हृदय पर प्रभाव डाले, उसके मन पटल पर अंकित हो जाए। निबंध लेखन से पहले निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। निबंध लेखन से पूर्व निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
आप किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, एक एक बातें आपको। निबंध लिखने के लिए विषयों में से, दिए गए विषयों में से किसी एक का चयन करें जो भली बात समझ में आ रहा हो। उस निबंध का चुनाव करें जो आपको भली बात समझ में आ रहा हो। मान लीजिए आपके पास निबंध के 3 विषय दिए गए हैं और तीनों विषय आपको अच्छी तरह आते हैं, लेकिन उनमें भी जो विषय आपको सबसे अच्छी तरह आता है आप उन्हीं का चुनाव कीजिए। निबंध लेखन से पूर्व उससे संबंधित सभी तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। से पूर्व उससे संबंधित सभी तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। निबंध लेखन से पूर्व उसके सभी तत्वों पर को ध्यान में रखना चाहिए। निबंध रचना के प्रमुख 3 तत्व हैं: भूमिका, विस्तार और उपसंहार। निबंध रचना के मुख्य रूप से 3 तत्व हैं। पहला भूमिका, दूसरा विस्तार और तीसरा उपसंहार। ये तीनों को अच्छी तरह समझ करके पहले भूमिका ऐसी बनाना चाहिए, ऐसी उसकी पूर्व पृष्ठ तैयार करना चाहिए कि साथ में ही वो विषय आपके प्रस्तुति करने में कोई व्यवधान ना पड़े, आसानी से प्रस्तुति हो जाए। और विस्तार उसका क्रमबद्ध होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। और उपसंहार में सारी उन चीज़ों का समाहित करना चाहिए जो पूरे निबंध के अंतर्गत आता है। एक प्रकार से उसका एक सारांश जिस्ट प्रस्तुत कर देना चाहिए। प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार। तो पहले हम प्रस्तावना की ओर चलते हैं। प्रस्तावना के बारे में हम बताते हैं। यह निबंध का मुख्य भाग होता है, प्रमुख भाग होता है। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि निबंध का यह प्रवेश द्वार होता है जिसमें विषय का परिचय दिया जाता है। निबंध का यह भाग अत्यंत ही रोचक, सशक्त, संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। दूसरा है विस्तार। विस्तार विषय में इस भाग में लिखते समय अत्यंत ही जागरूक एवं सजग रहना चाहिए। इसमें विषय का संपूर्ण वर्णन किया जाता है। इसमें अपने विचारों को क्रमबद्ध और अनुच्छेदों में वर्णित करना चाहिए। जो विषय जो उसके भाग हो उसको एक एक अनुच्छेद करके उसका वर्णन करना चाहिए। उपसंहार यह निबंध का अंतिम भाग है और इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि पाठक के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाए। तो निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होना चाहिए। भाषा में साहित्यिक, सरस, सुबोध, परिमार्जित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और विचारों का तालमेल निबंध की एक अति आवश्यक विशेषता है। शब्दों की सीमा को भी ध्यान में रखना चाहिए। निबंध में यथास्थान मुहावरे, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए।
निबंध के विषय में संबंधित सभी पक्षों का उल्लेख होना चाहिए, विचारों में परस्पर तारतम्य होना चाहिए। ये निबंध के विषय में हमें इन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। तो पहला है, निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होना चाहिए। यदि वैज्ञानिक विषय है तो वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यदि साहित्यिक है तो उसमें साहित्यिक होना चाहिए। यदि उसमें कोई पौराणिक निबंध है तो उसकी भाषा प्रयोग होना चाहिए। दार्शनिक निबंध है तो दार्शनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो इस प्रकार से निबंध के अनुरूप भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कोई समसामयिक निबंध है तो उसके बारे में जितनी बातें हैं वो सब होना चाहिए। भाषा में साहित्यिक, सरल, सुबोध, परिमार्जित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध भाषा, संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग करें। अगर सहजता उसमें लाना है तो जैसा उसके पात्र हो उसके अनुसार भी हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं निबंध में। जैसे कोई ग्रामीण बोल रहा है तो उसकी भाषा उसके अनुरूप होना चाहिए। कोई अगर बहुत बड़ा विद्वान बोल रहा है तो भाषा उसके अनुरूप होना चाहिए। कोई अंग्रेज बोल रहा है तो भाषा उसकी अंग्रेजी में भी हो सकती है। विचारों का तालमेल निबंध की एक अत्यधिक विशेषता है, अत्यावश्यक विशेषता है। निबंध को शब्द सीमा को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये 200-250 शब्द का निबंध है तो हमें उसी प्रकार के निबंधों का प्रयोग करें, उसी प्रकार के हम निबंध रखें। और लगभग 50-50 शब्दों के जो होता है 4-5 पैराग्राफ में हम अपना व्यक्त कर सकते हैं उसके अपने विचारों को। निबंध में यथास्थान, मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करके उसमें 4 चांद लगाया जा सकता है। निबंध के विषय में संबंधित सभी पक्षों का उल्लेख करना चाहिए। अगर कोई ऐसा निबंध है जिसके दोनों पक्ष हैं तो पक्ष और विपक्ष, तो दोनों का उल्लेख होना चाहिए। क्या विज्ञान वरदान है या अभिशाप? यदि ऐसा कोई निबंध है तो विज्ञान की उपयोगिता, अनुपयोगिता, उसके जो होता है विज्ञान क्यों उपयोगी है, लेकिन विज्ञान तो विज्ञान है, उपयोग करने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, चाहे वह निर्माण के कार्य में विज्ञान का प्रयोग करे या विनाश के कार्य में। विज्ञान स्वयं में उपयोगी अनुपयोगी नहीं है, विज्ञान तो विज्ञान ही है। तो इस प्रकार से हमें उसके पक्ष और विपक्ष पर ध्यान देना चाहिए। दहेज प्रथा एक अभिशाप है। कुछ लोग दहेज प्रथा के पक्ष विपक्ष में कुछ कहते हैं कि दहेज प्रथा पहले से ही परिचित थी, दाइज दीन अधिक अनुरागा। तो बहुत होता है, भगवान राम के समय में ही दहेज की बात का उल्लेख किया गया है। तो हमें दोनों पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों पर। अगर व्यक्ति सामर्थ्यवान है तो उपहार के रूप में कुछ भी दे सकता है। और ये उसी जो होता है कि व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है कि वह दहेज की मांग करे। तो सारे हमें इन सब बातों का उल्लेख निबंध के अंतर्गत करना चाहिए। अगर निबंध में अपने हम विचारों को व्यक्त करते हैं, वही विचार की अभिव्यक्ति ही हमारे व्यक्तित्व को बताती है। तो इसलिए निबंध को बहुत ही सुनियोजित और अच्छे सरल शब्दों में व्यक्त करें, जिससे पाठक के हृदय पर वह अमिट छाप छोड़े। तो ये रहा निबंध के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें, निबंध की परिभाषा। और अब हम 1-2 निबंध को लेते हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं, तो हम उन निबंधों की चर्चा करेंगे। विगत कुछ दिनों में ऐसे निबंध पूछे गए हैं, जैसे किसी एक विषय पर निबंध दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से 250 शब्दों में लिखिए विज्ञान और मानव। तो ये जो विस्तार में दिए गए हैं भूमिका, विज्ञान और मानव का संबंध, वरदान और अभिशाप, विकास में सहायक, उपसंहार, ये आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं। इसी से पूरे निबंध का हमें विस्तार करना है। तो चलते हैं, हम निबंध को देखते हैं। विज्ञान और मानव निबंध है, विज्ञान और मानव। विज्ञान क्या है, मानव क्या है, तो हम इन बातों पर विचार करते हैं। आज विज्ञान ने मानव जीवन में अंतरंग स्थान बना लिया है। मनुष्य के बढ़ते कदम आज
नभ, जल और थल पर समान रूप से व्याप्त हैं। इसलिए आधुनिक युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। बी उपसर्ग से ज्ञान शब्द में लगाने पर विज्ञान बनता है, जिसका तात्पर्य यह है कि विषय या वस्तु का क्रमशः सुनियोजित सुसंगठित अध्ययन। विज्ञान किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, अर्थात वह विशेष ज्ञान जो किसी वस्तु या विषय के मूल कारण सत्यता को जानने का प्रयास करता है, विज्ञान कहलाता है। तो हम एक पैराग्राफ में इसकी भूमिका लिखेंगे। दूसरा में हम विषय पर विस्तार करते हैं। विज्ञान व मानव का घनिष्ठ संबंध है। आज विज्ञान के कारण ही मानव ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो हमारे सामने वरदान के रूप में निकल कर आई हैं। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र आज उससे अछूता नहीं है। यही कारण है कि आज का सारा संसार ग्लोबल विलेज बन गया है। आकाश, पाताल, इंजीनियरिंग, चिकित्सा सभी क्षेत्र में विज्ञान ने गहरी पैठ बना रखी है। विज्ञान ने जहां एक और मनुष्य के समक्ष वरदानों का अंबार लगा दिया है, वहीं दूसरी ओर से विनाश के साधनों का भी द्रुत गति से विकास किया है। हमारे विश्व युद्ध इसी के परिणाम है। परमाणु बम, मिसाइल, टैंक, विषैली गैसें आदि विज्ञान की देन है, जिसके परिणाम स्वरूप आज मानव सभ्यता खतरे में है। अब अंतिम उपसंहार की ओर चलते हैं। विज्ञान हमारे विकास में निश्चित रूप से सहायक है, परंतु यह तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण प्रयोग करें। विज्ञान के कारण आज मानव मशीन बनकर रह गया, क्योंकि उसके सभी कार्य आज बटन दबाते ही हल हो जाते हैं। विज्ञान एक अच्छे सेवक के साथ साथ बुरा स्वामी भी है। विज्ञान मनुष्य के लिए विनाश और सृजन दोनों के साधन सुलभ करता है। विनाशकारी शक्तियां विज्ञान में नहीं, मानव में निहित हैं। यदि मनुष्य अपने विवेक के आधार पर विज्ञान का सही उपयोग करता है तो सभ्यता फूलेगी, फलेगी, बढ़ेगी। यदि अपने व विवेक से भ्रष्ट हो जाता है, विज्ञान की शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो निश्चित रूप से सभ्यता नष्ट हो जाएगी। तो ये रहा विज्ञान के संबंध में निबंध लेखन। अब हम दूसरा निबंध चलते हैं, बदलता खान पान और हम। बदलता खान पान के बीच में आकर्षित रहेगा और हम। खान पान में बदलाव हो रहा है और हम कहाँ हैं उसमें, ऐसे निबंध के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसमें है भूमिका, खान पान का महत्व, ये संकेत दिए हैं। भूमिका, खान पान का महत्व, और विभिन्न प्रदेशों के खान पान, और मानव जीवन व खान पान उपसंहार। और उपसंहार, इस निबंध को पहले शीर्षक पढ़िए, बदलता खान पान और हम। भोजन सामग्रियों में, भोजन में परिवर्तन लगातार हो रहा है और हम उसमें कहाँ पहुंच गए हैं, इस बारे में हमें निबंध लिखना है। पहले भूमिका बनानी है, फिर खान पान का महत्व, विभिन्न प्रदेशों में खान पान। अगर हम वह प्रदेशों का सैर किए हैं, घूमे हैं, तो हमें उन प्रदेशों के खान पान के बारे में अच्छी जानकारी होगी, जिसे हम अच्छी तरह लिख सकते हैं। मानव जीवन व खान पान उपसंहार, ये इन संकेत बिंदुओं पर हमें विस्तार करना होगा। दूसरा निबंध हमारा महत्वपूर्ण है, बदलता खान पान और हम। तो चलते हैं निबंध की भूमिका की ओर। परिवर्तन संसार का नियम है। जिस नित्य नए परिवर्तन हमारे जीवन में हो रहे हैं,
जिस प्रकार प्रकृति में बदलाव आते हैं उसी प्रकार मानव जीवन में भी बदलाव आते रहते हैं। पिछले 10-15 वर्ष में मानव का खान पान बहुत बदला है। खान पान का मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यह कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसे बने मन। तो मनुष्य जैसा खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। शाकाहारी व्यंजन वाले व्यक्ति चुस्त दुरुस्त रहता है तथा मांसाहारी व्यंजन खाने वाले के मन में हिंसक प्रवृत्ति जाग जाती है। हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं। सभी प्रदेशों में के व्यंजन अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। भोजन की लोकप्रियता उसके स्थान के साथ साथ उसके स्वाद में भी होती है। खान पान के बदलाव में से अनेक लाभ हैं। हमारी खाने की रुचि बनी रहती है तथा देश विदेश में के व्यंजन का पता भी लग जाता है। इससे देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता बनी रहती है। हम अपने स्वास्थ्य व स्वाद के अनुसार भोजन का चयन कर सकते हैं। मनुष्य ने सभ्य बनने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए खान पान को भी बदल दिया। अपना पारंपरिक खान पान छोड़कर वह पिज्जा बर्गर आदि खाने लगा। इसका सीधा सा असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ा। फलस्वरूप मोटापे, हृदय रोग आदि की शिकायत होने लगी। वह अनेक रोगों का शिकार हो गया। अब उपसंहार की ओर चलते हैं। सकारात्मक दिशा में होने वाले परिवर्तन हमेशा लाभदायक होते हैं। अतः हमें संस्कृति और सभ्यता को बढ़ावा देने वाले खान पान का प्रयोग करना चाहिए। तो ये छोटा सा 200 शब्दों का ये निबंध था। आप लोग इसे सुने होंगे और अपने विचारों के साथ इस निबंध को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब हम तीसरे निबंध की ओर चलते हैं। जो तीसरा निबंध है, मेरे जीवन का लक्ष्य। मेरे जीवन का लक्ष्य। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ उसके लक्ष्य होते हैं। क्या बनना चाहता है तो वह उसके जीवन में निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए और बिना निर्धारित लक्ष्य के आगे बढ़ना थोड़ा सा अंधकार में टटोलने के समान होता है। तो हम इसकी संकेत बिंदु देखते हैं। पहला भूमिका है, दूसरा है लक्ष्य से लाभ, तीसरा है मेरा लक्ष्य। अपना लक्ष्य क्या है उसके बारे में आप लिखेंगे। चौथा है लक्ष्य प्राप्ति की राह, और पांचवा उपसंहार। तो आज का ये तीसरा निबंध है जिसके संकेत बिंदु आपके सामने हैं। भूमिका पहला है लक्ष्य से लाभ, दूसरा मेरा लक्ष्य, लक्ष्य की प्राप्ति की राह और उपसंहार। इन सब संकेत बिंदुओं पर हमें विस्तार करना है। तो हम चलते हैं अंतिम आज के निबंध की ओर। यह आज का अंतिम और तीसरा निबंध है। तो तीसरे निबंध को हम देखते हैं। तो जिस प्रकार नाविक के बिना नाव डगमगाती रहती है, ठीक उसी प्रकार लक्ष्य के बिना मनुष्य का जीवन भी संपूर्ण नहीं है। जीवन में सफलता पाने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, परंतु मैंने एक अध्यापक बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक अध्यापक ही समाज को नई दिशा दिखाता है तथा उसे उन्नति की ओर ले जाता है। अध्यापक को सब आदर के दृष्टि देखते हैं। वह समाज का भाग्य नियंता होता है। एक अध्यापक ही बच्चों को तराश कर उसे सुयोग्य नागरिक बनाता है। एक अध्यापक संपूर्ण समाज को शिक्षित करने के दायित्व से बंधा होता है। वह विद्यार्थी को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। वास्तव में अध्यापक बनने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि समाज को नई राह दिखाना, उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना।
देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब वहाँ के सभी नागरिक शिक्षित हों। जब देश के नागरिक शिक्षित होंगे तो देश विकास कर सकता है। एक अध्यापक बनकर मैं समाज को शिक्षित करूंगा और उसे उन्नत बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं जानता हूं कि अध्यापक बनने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु मैं उससे घबराऊंगा नहीं। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर समाज में फैली हुई कुरीतियों और भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करूंगा। लक्ष्य प्राप्ति केवल सोचने से संभव नहीं है, बल्कि इसे पाने के लिए प्रयास मैंने शुरू कर दिए हैं। अध्यापक बनकर मैं गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दूंगा, जिससे वे देश हित में अपना योगदान दे सकें। तो आज ये तीसरा निबंध यहाँ पे समाप्त होता है। शेष अगले दिन। तो ये 3 निबंध पर्याप्त रहेंगे।